नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2005 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम वन लाइनर के टाइप में करेंगे जल्दी, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल इन विच फॉर्म ऑफ टेंशन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइन। ये लाइन कहाँ पे पाई जाती है? इन मेमोरियम में ये लाइन आती है। इन मेमोरियम कौन लिखता है? टेनिसन के द्वारा इन मेमोरियम लिखा जाता है। अर्थर हेनरी हलाम के डेथ पे लिखा जाता है। 1850 में ये पब्लिश होता है इन मेमोरियम। ये एक एलिजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु इज द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगिन्स डेन इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर कौन है जो ओलिवर ट्विस्ट में रहता है? तो वो कौन हो जाएगा? बिल साइक्स। बिल साइक्स जो है मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉप इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। जो शेक्सपियर में कैरेक्टर है हेनरी IV में फॉलस्टॉप, उसको क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है बेस्ट? तो वो क्या दिया जा सकता है? कैरिकेचर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। In which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? Voltimand and Cornelius शेक्सपियर के कौन करेक्टर में आते हैं? तो ये आते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नो, मच अडो अबाउट नथिंग में आते हैं ये करेक्टर। मच अडो अबाउट नथिंग में वोल्टिमंड एंड कॉर्नेलियस करेक्टर कम्स इन मच अडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Kids poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who has made this comment about the poetry of kids? शेक्सपियर की पोएट्री को किसने abundantly and enchantingly sensuous कहा है? तो कौन कहा है? मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने बात कही है किड्स के पोएट्री के बारे में चीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। No nightingale did ever chant. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Where from the above quoted lines of Wordsworth. ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएगा सॉलिटरी रिपर की लाइन है। ये लाइन है सॉलिटरी रिपर की, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया सॉलिटरी रिपर। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोयम है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन विच फेमस पोम डज वॉल्ट विटमैन मेक रेफरेंस टू स्यूज कैनाल एंड वायर लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक। स्यूज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, ये चीजें वॉल्ट विटमैन कहाँ पे रेफरेंस देते हैं इस चीज का? ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये बात बोलते हैं। स्यूज कैनाल एंड वायर लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक आते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन में। ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके डेथ पे लिखी जाती है? अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखी जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following is the first poem of Eliot's first published volume of words? तो कौन सी हो जाएगी? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इलियट की जो फर्स्ट पोम है पब्लिश होती है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में, वो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसे विच मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? एसे का मतलब क्या होता है? टू ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10। मैथ्यू ऑर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमेमोरेट्स। रग्बी चैपल होता है किसके डेथ पे लिखी जाती है? ये द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस ऑर्नोल्ड के डेथ पे लिखी जाती है।
उसके पिता के डेथ पे लिखी जाती है रग्बी चैपल। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Who has written the essay The Old Benchers of the Inner Temple? The Old Benchers of the Inner Temple essay कौन लिखता है? तो लिखते हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मेन एट वॉर इज। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मेन एट वॉर क्या है? एन एस्से। ये एक एस्से है मेन एट वॉर। 1942 में पब्लिश होता है मेन एट वॉर। क्वेश्चन नंबर 13 द एनालॉजी was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulfurous acid. This acid contains no trace of platinum and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of platinum. The above lines are an extract from T.S. Eliot। जो ये लाइन है कहाँ से ली गई है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से ये लाइन ली गई है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एपिथेट है यहाँ पे, एपिथेर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस वैजाकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। शेक्सपियर का ये जो कैरेक्टर है हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। कहाँ पे अप्लाई होता है? होता है क्लॉडियस पे अप्लाई होता है ये चीज। ये डिस्क्रिप्शन क्लॉडियस पे अप्लाई होता है। द टीडियस वाइजैकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। क्वेश्चन नंबर 16 हु रोट सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम किसके द्वारा लिखी जाती है? मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। सोहराब एंड रुस्तम जो है फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हु प्रेज्ड शेक्सपियर? 10 अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ये कौन शेक्सपियर को ऐसे प्रेज्ड करता है? तो करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड शेक्सपियर को किस में प्रेज करते हैं? ऑन शेक्सपियर में। ऑन शेक्सपियर एक सोनेट है आर्नल्ड का। क्वेश्चन नंबर 18 हु इज थेसिस इन द पोएम ऑफ द सेम नेम। थेसिस में जो सेम नेम का पोएम है कौन है थेसिस? तो वो है अर्थर ह्यू क्लो। अर्थर ह्यू क्लो को थेसिस कहा गया है इस पोएम में। थेसिस पोएम में अर्थर ह्यू क्लो को थेसिस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड। डिकेंस का कौन सा नॉवेल जो है अनफिनिश्ड लेफ्ट हो गया था, मतलब अनफिनिश्ड हो गया था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैथ्यू आर्नल्ड का अनफिनिश्ड पोम है, नॉवेल्स है ये डिकेंस का। क्वेश्चन नंबर 20 निजी म्यूजिकल पोम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स। निजी म्यूजिकल का बैकग्राउंड कैजुअली पोम है क्या रिफ्लेक्ट करता है? हिज लव फॉर रिलीजियन। हिज लव फॉर रिलीजियन। मैथ्यू आर्नल्ड 1924 मुंबई में बॉर्न हुए थे। इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। ये प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। कौन? एजिकिल। क्वेश्चन नंबर 21 Point out the figure of speech in the following life, sorrow, sit and weep। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज
ड्राइवर्स इन, ये ड्राइवर्स कहाँ पे होता है? ये होता है इटालियन आर्मी में ड्राइवर होता है फ्रेडरिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ द अनवैंकिस्ड? अनवैंकिस्ड का ऑथर कौन होता है? विलियम कथबर्ड फॉकनर। फॉकनर एक अमेरिकन राइटर हैं। इनका जन्म 1897 में होता है फॉकनर का। क्वेश्चन नंबर 24, सेंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल। सेंटियागो जो है किस नॉवेल का वो हीरो है? तो वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में पब्लिश होती है हेमिंग्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 पर, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नजीम एजिकिल? नजीम एजिकिल का जो रेस था वो कौन सा था? उनका रेस था बेनी इज़राइल। वो बेनी इज़राइल थे नजीम एजिकिल। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। तो बेनी इज़राइल का नजीम एजिकिल का रेस बेनी इज़राइल था। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फर्स्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? कब किए थे वो? 1912 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। ही सोल्ड हिज फार्म, he with his wife and children went to England where they settled in Beaconsfield, Buckinghamshire. Question number 27, who has called Shelley a perfect singing god? शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कौन बोला है? एसी स्विनबर्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसी स्विनबर्न ने शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है। यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया है तो ये गलत है। एसी स्विनबर्न ने शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा था। शेली का जन्म 1792 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1822 में हुई थी डूबने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28, मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मिस्टर आनंद नॉवेल। मुन्नू जो है मुल्कराज आनंद के नॉवेल का मुल्कराज आनंद की नॉवेल का किस नॉवेल का कैरेक्टर है मुन्नू? तो वो हो जाएगा कुल्ली। कुली नॉवेल का हीरो है मुन्नू। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन? पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन, ये बात कौन बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है ये बात को। क्वेश्चन नंबर 30, द रोमांटिक पोएट्री इज रिवाइवल ऑफ। जो रोमांटिक पोएट्री है वो रिवाइवल है किस चीज की? क्लासिसिज्म की। क्लासिसिज्म की रिवाइवल है रोमांटिक पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 31, द डांस ऑफ यूनिक्स हैज बीन रिटन बाय। डांस ऑफ यूनिक्स है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। कमला दास ने इसको लिखा है द डांस ऑफ यूनिक्स। कमला दास एक मलयालम राइटर है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फर्स्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज? रॉबर्ट फर्स्ट को पुलित्जर प्राइज कितने टाइम मिला था? 4 टाइम। 4 टाइम इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। 1924 में पहली बार न्यू हैम्पशायर के लिए, 1931 में कलेक्टिव पोम के लिए, 1937 में और फिर 1943 में वेटनेसटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। तो किसका लास्ट वर्ड है ये? हैमलेट का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये हैमलेट किससे बोलते हैं द रेस्ट इज साइलेंस? हैमलेट टू होरासियो। होरासियो से ये बात बोलते हैं। एक्ट 5 में और सीन 5 में ये बात बोली जाती है हैमलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, द यामिक पेंटामीटर इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। यामिक पेंटामीटर क्या इंप्लाई करता है? तो वो हो जाएगा पैटर्न अनस्टेज्ड, स्टेज्ड, रिपीटेड
5 times. तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 5 syllables in the pattern unstaged staged. यामिक पेंटामेटर जो है इंप्लाइज करता है 5 syllables in the pattern unstaged staged. क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं. Which work was left incomplete because of Hemingway's sudden death? कौन सा हेमिंगवे का जो वर्क है वो लेफ्ट था, अनफिनिश्ड था, मतलब उनकी डेथ के कारण. तो कौन सा हो जाएगा? गार्डन ऑफ एडन. गार्डन ऑफ एडन इनकम्प्लीट था हेमिंगवे का. क्वेश्चन नंबर 36. द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रेटोरिकल डिवाइस होता है एनाफोरा का, क्या इम्प्लाइज करता है ये? रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेज. ये इम्प्लाइज करता है एनाफोरा. ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका 36 का. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू अर्नोल्ड? इसमें से मैथ्यू अर्नोल्ड का कौन सा पोम नहीं है? कल्चर एंड एनवायरमेंट, डोवर बीच, थेरसिस, एम्पेडोकल्स एंड एटना. तो कल्चर एंड एनवायरमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 38. द वेस्टलैंड वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर? वेस्टलैंड पहली बार पब्लिश कब हुआ है? 1922. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. ये पहली बार क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 39. द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद? जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में एसोसिएटेड किससे है? वो एसोसिएटेड विलियम वर्ड्सवर्थ से. विलियम वर्ड्सवर्थ से. क्वेश्चन नंबर 40. एसेज ऑफ इंडिया इज? एसेज ऑफ इंडिया क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स है ये चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा जाता है. एसेज ऑफ इंडिया 1923 में ये आता है एसेज ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 41. मिल्टन सैम्सन एग्नेस्टिस. मिल्टन का जो सैम्सन एग्नेस्टिस है क्या है? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है. क्लासिकल ट्रेजेडी है ये एक. क्वेश्चन नंबर 42. गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. दिस लाइन अकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? ये लाइन जो है फ्रॉस्ट के किस पोएम में आती है? तो आती है मेंडिंग वॉल. ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा. मेंडिंग वॉल में ये लाइन आती है. मेंडिंग वॉल किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है ये. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ इजिकिल? इजिकिल का इसमें से कौन सा वर्क है? अ टाइम टू चेंज. टाइम टू चेंज. ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पेन. जो निजी इजिकिल थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पेन थे इंडिया के. क्वेश्चन नंबर 44. द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज? मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था? तो यहाँ पे नन ऑफ द एबो आंसर हो जाएगा. उसका लेडी मैकबेथ नाम था, न मैकबेथ की वाइफ का. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. तो इसमें क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? इसमें हो जाएगा हाइपरबोली. हाइपरबोली इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा. और ये जो लाइन है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये किस में आती है? मैकबेथ में आती है. ये लाइन बोली जाती है लेडी मैकबेथ के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 46. हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? पहली बार सोनेट को इंग्लैंड में कौन लाया है? तो सर थॉमस वेट. थॉमस के वेट के द्वारा ये इंपोर्टेड थी इंग्लैंड में. क्वेश्चन नंबर 47. Which one of the following theater companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? तो कौन सी हो जाएगी? ग्लोब थिएटर हो जाएगी. ऑप्शन नंबर 2 सही है. ग्लोब थिएटर कब आती है? 1599 में ये आती है. और 1613 में इसमें आग लग जाती है हेनरी एर्थ के समय. हेनरी एर्थ जब इसमें प्ले किया जाता है उस समय इसमें आग लग जाती है. क्वेश्चन नंबर 48. टू फॉलो नॉलेज लाइक सिंकिंग स्टार
बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। हु रोट दीज लाइन्स, ये लाइन कौन लिखता है? अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा ये लाइन लिखी जाती है। किसमें आती है ये लाइन? यूलिसिस में। यूलिसिस में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 49। ओ गॉड, ओ गॉड, हाउ weary state and unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic heroes alters these words? ये वर्ड को कौन बोलता है शेक्सपियर की वर्क में? तो ये बोली जाती है हैमलेट द्वारा। ये हैमलेट की सॉलिलॉक्यी होती है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। Each of the following novels of Hemingway deals with his actual disappointing experiences of love and war. कौन सी पोयम है नॉवेल से हेमिंगवे का? तो हो जाएगा अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड वॉर इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 51। In its poem Sailing to Byzantium, Byzantium refers to, its की पोम है जो Sailing to Byzantium, Byzantium किसको रिफर करता है? रिफर करता है कंस्टेंटिनोपल को। Byzantium रिफर्स करता है कंस्टेंटिनोपल को। W.B. येट्स डबलिन में बॉर्न हुए थे, मतलब इनका जन्म डबलिन में हुआ था, W.B. येट्स का। क्वेश्चन नंबर 52। टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट्स, टेंसन की पोएट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? विक्टोरियन कंप्रोमाइज। क्वेश्चन नंबर 53। हु कॉइन्ड द फ्रेज पोएट्री इन द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? कौन हो जाएंगे ये? मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। पोएट्री इन क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 54। फिलिप पिरिप इज कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल, फिलिप पिरिप जो कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस का, वो किसमें आता है? कौन से नॉवेल में? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 55। हु राइट्स द पोम द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ? ट्रिम्फ ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी जाती है? सेली के द्वारा। सेली के द्वारा ट्रिम्फ ऑफ लाइफ लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56। द वर्ड फॉर्टिव, फॉर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टिल्दी मतलब चोरी छिपे, चोरी से कोई काम करना। फॉर्टिव स्टिल्दी का मतलब चोरी। क्वेश्चन नंबर 57। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा? स्टिमुलेट का मतलब यहाँ हो जाएगा इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 58। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इटर्नल हो जाएगा। इटर्नल, परपेचुअल का मतलब इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 59। द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी मतलब असमानता, असमानता। क्वेश्चन नंबर 60। क्रोनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, क्रोनिकल प्लेज जो थे पॉपुलर थे कब? ये 16th सेंचुरी में पॉपुलर थे क्रोनिकल प्लेज। क्वेश्चन नंबर 61। लिरिकल बैलेट्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेट पहली बार पब्लिश कब हुआ था? 1798 में। 1798 में। इसमें 23 पोम्स थी, 4 पोम्स थी कोल्डिज की और 19 पोम थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिरिकल बैलेट्स में। पहली जो पोम थी लिरिकल बैलेट्स की द रन ऑफ द एंशिएंट मरीनर थी, और लास्ट पोम थी जो लिरिकल बैलेट की टिंटन एबी थी, लास्ट पोम लिरिकल बैलेट की। क्वेश्चन नंबर 62। अ लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडिमियन इज रिटन बाय, जो एंडिमियन है किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस चैटरटन को ये डेडिकेटेड है एंडिमियन। 1818 में ये पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 63। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए फेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64।
टी.एस. इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ, टी.एस. इलियट ने अपने आप को क्या कहा है? कैथोलिक, कैथोलिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, हु सेड पोटी इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन? कौन कहता है ये चीज? टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ये चीज कहते हैं पोटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो फ्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके द्वारा पहली बार यूज किया गया था? विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विलियम जेम्स के द्वारा पहली बार यूज किया गया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 67, 67, in which poem does Tennyson commemorate his friend Arthur Hallam? तो कौन से पोम में टेनिसन आर्थर हलाम को कमेमोरेट करते हैं? तो हो जाएगा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम एक एलिजी है, किसके द्वारा? टेनिसन के द्वारा। 1850 में ये पब्लिश होती है। ये आर्थर हलाम के डेथ पर लिखी जाती है इन मेमोरियम। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? तो कौन सा पोएम हो जाएगा वो? लाइन्स रिटन अबाउट टेंटरनेबे, इसमें ये नेचर को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब? इसमें चार्ल्स लैम्ब का एसे कौन सा नहीं है? गोइंग ऑन अ जर्नी। गोइंग ऑन जर्नी चार्ल्स लैम्ब का एसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, द इडियम डबल डच, डबल डच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा यहाँ पे अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। डबल डच का मतलब अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। 71 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम आउट ऑफ द 4 रिस्पॉन्सेज गिवन आफ्टर इट। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाएगा डेलिबरेटली क्रूअल, मतलब डेलिबरेटली हो जाएगा इन कोल्ड ब्लड, मतलब निर्दयता से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 72, व्हाट डज अंडरलाइंड, व्हाट डज अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव वाज स्यू जनरस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मतलब? यूनिक, यूनिक। क्वेश्चन नंबर 73, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज, जो बहुत समय के लिए स्टेज करता है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट डज द इडियम पेनेलोपीज वेब मीन? पेनेलोपी वेब का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। पेनेलोपीज वेब का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन्स एंड आउट्स? इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 76, द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पूरियस। जेन्युइन का मतलब सच्चा, ऑथेंटिक। स्पूरियस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नकली, कह सकते हैं डुप्लीकेट। जेन्युइन की स्पेलिंग पूछी जाती है, GENUINE, GENUINE, ये जेन्युइन की स्पेलिंग है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 77, द एंटोनिम ऑफ वॉलंटियर इज, वॉलंटियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट हो जाएगा। वॉलंटियर का मतलब होता है पर्सन हु चूजेस टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस विदाउट बीइंग फोर्स्ड टू ज्वाइन, जो अपने आप सेना में भर्ती होना चाहता है उसको वॉलंटियर कहते हैं। एंटोनिम पूछा, और कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब जो जबरदस्ती भर्ती किए जाते हैं सेना में उनको कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द एंटोनिम ऑफ एजिल इज, एजिल का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्लो। एजिल का मतलब तेज, शार्प, स्लो मतलब धीमा। क्वेश्चन नंबर 79, 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
गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रूगल। प्रोडिगल का मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, खर्चीला। अब फ्रूगल का मतलब मितव्ययी, मितव्ययी, इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जस्टिस। जस्टिस मतलब, जस्टिस का मतलब न्याय कह सकते हैं। एमनेस्टी मीन्स ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। क्वेश्चन नंबर 81, द सिनोनिम ऑफ एडवाइट। एडवाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्किलफुल। स्किलफुल मतलब, एडवाइट का मतलब होता है दक्ष या कुशल किसी काम में। क्वेश्चन नंबर 82, द सिनोनिम ऑफ अपेक्स। अपेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पीक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पीक मतलब चोटी या शिखर। क्वेश्चन नंबर 83, द सिनोनिम ऑफ फेली फेलिक्टस। फेलिक्टस का मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा कन्वीनियंट। कन्वीनियंट। फेलिक्टस मीन्स वेरी सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। जिसमें मिसस्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है। तो सब्सिस्टेंस ये सही है, SUBSISTENCE। मिसमेराइज, मिसमेराइज गलत है, यहाँ पे MIS नहीं MES, ये मिसमेराइज होगा, MESMERISE होगा, ये गलत है यहाँ पे। एनामोलस ये भी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। 9th NINTH ये सही है। इसमें दो ऑप्शन गलत है, मिसमेराइज एंड एनामोलस। तो एनामोलस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ANOMALOUS। अब मिसमैच की MESMERISE। क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। कंक्यूपिसेंस, CON, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। CONCUPISCENCE, कंक्यूपिसेंस। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है यहाँ पे। रूमैटिक, रूमैटिक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, IHEUMATIC, रूमैटिक। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? इररिकॉन्सिलेबल। इसमें सारी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया है सही आंसर, लेकिन ये गलत है यहाँ पे। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? IRRECONCILABLE। यहाँ पे किसी में भी इसकी स्पेलिंग सही नहीं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परस्यू। परस्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रीड थॉरली, मतलब बहुत ही केयरफुली पढ़ना। रीड थॉरली समथिंग स्पेशली इन केयरफुल वे। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड साइट। SIGST, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, साइट, SIGST। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। ऑफिस ऐसी ऑफिस जहाँ पे गुड सैलरी हो, कोई वर्क ना हो, तो क्या हो जाएगी? सिनेक्योर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं आरामदायक नौकरी। SINECURE, ये स्पेलिंग में भी पूछी जाती है, सिनेक्योर की स्पेलिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन आफ्टर इट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन अ सीवियर मैनर, इन अ सीवियर मैनर सही इडियम हो जाएगा। किसका सही इडियम हो जाएगा? ये ब्लैक एंड ब्लू मीन, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इन अ सीवियर मैनर। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? फेमिनिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन
क्या हो जाएगा यहाँ पे वन वर्ड फेमिनिस्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रूम होता है वह आर्ट को मतलब वर्क्स ऑफ आर्ट को दिखाने के लिए, तो हो जाएगा वो गैलरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, select the best choice to replace the underlined expression in the following sentences. Aditya was not selected for the job of a medical officer because he was wet behind the ears. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब उसको एक्सपीरियंस्ड नहीं था इसलिए उसको जॉब में सिलेक्शन नहीं मिला। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन नंबर 95, विद हाई हैंड मीन्स, हाई हैंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अ डिक्टेटोरियल वे। हाई हैंड का मतलब, विद हाई हैंड का मतलब हो जाएगा इन अ डिक्टेटोरियल वे। क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स चार्लाटन। चार्लाटन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, who pretends to have more skill than he really has। चार्लाटन का मतलब यह हो जाएगा, मतलब जिसके पास स्किल नहीं होती है लेकिन वो दावा करता है कि उसके पास स्किल है। क्वेश्चन नंबर 97, द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल्डोरेडो। एल्डोरेडो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनअटेबल थिंग्स, मतलब जिस चीज को प्राप्त न किया जा सके। एल्डोरेडो का मतलब कह सकते हैं हिंदी में सपनों की दुनिया। क्वेश्चन नंबर 98, fill in the blanks with appropriate word. The tree was laden with fruits। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 laden यहाँ पे भरा जाएगा। Tree was laden with fruits, मतलब ट्री जो था वो फ्रूट से लदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट वन। कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। लेट द शिप गो इट्स एंकर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेट द शिप गो इट्स एंकर इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इसका जो रूल है क्या हो जाएगा, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। Find out the correct conversion of the following direct speech into indirect narration. Please don't drink too much. Remember that you will have to drive home, she said to him। तो यहाँ पे इसका indirect क्या हो जाएगा, इसका indirect हो जाएगा she begged him not to drink too much, reminding him that he would have to drive home। Question number 101, which of the given options is the correct indirect forms of speech of the following sentence। क्या हो जाएगा यहाँ पे, wish you a happy journey नीता said to me। तो यहाँ पे हो जाएगा नीता wished me a happy journey। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 102, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द मदर सेड do not go out in rain। मदर सेड do not go out in rain। मदर forbade to go out in rain। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मदर forbade to go out in rain। मदर forbade her to go out in rain। क्वेश्चन नंबर 103, complete the following sentence with appropriate word। please refer to the subject cited above। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। CITED cited above। please refer to the subject cited above। Question number 104, he jumped off the bus while it was moving। जब वो चल रही थी वो वहां से बस से कूद गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। was moving यहाँ पे फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फुल मनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फुल मनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन। क्वेश्चन नंबर 106,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जिरेंड आता है। सीइंग माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दोज ऑफ मैसूर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दोज ऑफ मैसूर। क्वेश्चन नंबर 108, fill in the blank with the following sentence with correct preposition. My friend came all the way from Kathmandu to congratulate me on my success. congratulate के बाद हमेशा on आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। Which of the following sentences is correct one? कौन सा टेस्ट करेक्ट है? I went there with a view to meeting him. With a view to के बाद हमेशा gerund फॉर्म आता है, तो I went there with a view to meeting him. क्वेश्चन नंबर 110, fill in the blanks with appropriate tense. I wish I were dead. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, I wish I were dead. इमेजिनेटिव क्वेश्चन है तो हमेशा यहाँ पे वर आता है। आई विश आई वर डेड। क्वेश्चन नंबर 111, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या होगा? मोन्स्ट्रस, MONSTROUS, मोन्स्ट्रस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन गलत है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोन्स्ट्रस, MONSTROUS, मोन्स्ट्रस, यही स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 112, 12 से 17 तक पैसेज है, इसको सॉल्व करना है। पढ़ते हैं पैसेज को। The expressions the rule of law relates to human association. It purports to stand for human being associated in terms of the recognition of certain conditions of association, namely laws, human beings joined in an exclusive specifiable mode of relationships. I shall begin therefore with two brief remarks about human relationship in general. First, relations between persons are apt to be contingent assemblages of a variety of different modes of association. I mean categorically distinct kind of relationship specifiable in terms of its own condition, which excludes other modes of association but does not deny them. Thus, two persons may be joined as husband and wife in a legal mode of relationship, civil or ecclesiastical, but they may also be related in the categorical different terms of love, affection, friendship, and so on. And further, they may be partners in a business enterprise. And while a teacher and his pupil may have a legal and a commercial relationship, they have also an educational relationship whose terms are neither those of law nor of commerce. In short, in short, while persons may have and indeed be largely composed of a variety of different kinds of relationship with others and move between them without confusion, the subject in a mode of relationship is always the abstraction, a persona, a person in respect of being related to their in terms of distinct and exclusive conditions, and the rule of law standing for mode of relationship identifies a persons related to others of the same modal character. What is the character of this persona and what are the conditions of this mode of association? Secondly, in spite of their modal diversity, all human relationships have common character. Human beings are intelligent agents and in terms of all or any of the relationship they enjoy are beliefs and recognitions, not merely what they have learned and understood
are misunderstood, attributed to, or assumed about themselves, but what they have seen fit to require of themselves and one another. Human relationships are human inventions, invented ambulando in the course of living and imposing conditions upon conduct. Here we have to do with artifice, but a particular mode of human relationship having been imagined, perhaps elaborated and refined and enjoyed as a practice, may then become the subject of reflection in which its terms and conditions are precisely distinguished. Here as elsewhere, practice precedes the reflection in which its model character in formulated. दोस्तों ये पैसेज बहुत ही बड़ा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आप. इन अ स्टेट और सोसाइटी ह्यूमन बींग्स आर एसोसिएटेड विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ का लॉज. ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, लॉज से एसोसिएट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 113. In the context of the passage, which of the following statement is not correct? तो इसमें से पैसेज से रिलेटेड कंटेक्स्ट है, कौन से इसमें से नहीं सही है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा. यही गलत है, जो गलत है वही सही है. लीगल रिलेशनशिप कैन बी indisputably blended with non-legal relationships. Question number 114. Throughout the passage, the term mode implies. मोड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? पैसेज में हो जाएगा फॉर्म. ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. इन द फ्रेज कंटिंजेंट असेंबलेजेस, कंटिंजेंट मीन्स, इसमें कंटिंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव. क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लॉ? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्सेप्ट द सेम मॉडल कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 117. द टोन ऑफ द पैसेज इज, जो पैसेज का टोन क्या है वो एक्सपोजिटरी है. क्वेश्चन नंबर 118 to 120. क्या करना है इसमें? गिवन बिलो mark of the part which contains an error. If there is no error, mark 4 as you or your choice. यहाँ पे error देखना है, तो क्या हो जाएगा? every one of us should do our duty to the country. no error. यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा error हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 should do our duty. यहाँ पे everyone is singular, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे हो जाएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर पोजीशन हो जाएगा यहाँ पे. एवरीवन ऑफ अस शुड डू देयर ड्यूटी, देयर हो जाएगा आवर के स्थान पे. क्वेश्चन नंबर 119. नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम. नो एरर. यहाँ पे नो एरर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं. वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ. तो यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन जो है यहाँ पे आर के स्थान पे इज हो जाएगा. सिंगुलर का वेजेस का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब आ सकता है. तो यहाँ पे इसके अर्थ के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, इज हो जाएगा. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. क्वेश्चन नंबर 121. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन choosing from the given below. The cat is hiding. The cat is hiding from us. ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हाइडिंग फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर, हाइडिंग जो होता है ऑलवेज प्रीपोजिशन क्या लेता है? फ्रॉम. हाइडिंग हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है. क्वेश्चन नंबर 122. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम. ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 123. फिल इन द ब्लैंक. सिल्कवर्म फीड डैश मलबरी ट्रीज. तो यहाँ पे हो जाएगा फीड ऑन मतलब जीवित रहना. फीड ऑन का मतलब जीवित रहना. फीड ऑलवेज टेक्स द प्रीपोजिशन ऑन. फीड हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लेती है. चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग.
सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ लाइफ है वहाँ होप है, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा? लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, लाइफ और होप इनसेपरेबल है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 125, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। रूल इज एग्री विद अ पर्सन टू अ थिंग, एग्री विद अ पर्सन टू अ थिंग, जो एग्री होता है थिंग के साथ टू का प्रयोग होता है, पर्सन के साथ विद का प्रयोग होता है। एग्री हमेशा ऐसे यूज होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।